दो पिता, दो सोचें। एक कहता था अच्छी नौकरी करो, दूसरा कहता था पैसे को अपने लिए काम करवाओ। और यहीं से शुरू होती है रिच डैड पुअर डैड की कहानी। एक किताब जो आपके नौकरी, पैसा और स्वतंत्रता के बारे में सोचने के तरीके को बदल देती है। तो आइए बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। स्वागत। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी के विचारों की दुनिया में गोता लगा रहे हैं, खास तौर पर उनकी जो बहुत मशहूर किताब है रिच डैड पुअर डैड, उसके कुछ खास सबकों पर बात करेंगे। हमारे पास कुछ नोट्स और लेख हैं इस पर जो फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, मतलब कियोसाकी के नज़रिए से काफ़ी कुछ बताते हैं। हाँ बिल्कुल, ये किताब तो काफी लोगों की सोच बदलने वाली रही है। सही कहा। तो आज का मकसद यही है कि पैसे, एसेट्स और खासकर वो माइंडसेट जो कियोसाकी कहते हैं अमीरी के लिए ज़रूरी है, उसे समझें। देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या सीखने जैसा है। और इसकी शुरुआत होती है कियोसाकी की अपनी ज़िंदगी के एक बड़े अजीब से कॉन्ट्रास्ट से। उनके दो पिता थे और पैसे को लेकर उनकी सोच बिल्कुल उल्टी थी। हाँ, ये कहानी तो बहुत फेमस है ना? एक गरीब डैड जो उनके असली पिता थे, खूब पढ़े लिखे, पीएचडी, और वो मानते थे एक सिक्योर अच्छी सैलरी वाली जॉब में। उनका कहना था भाई खूब पढ़ो, अच्छे ग्रेड्स लाओ और किसी अच्छी कंपनी या सरकार के लिए काम करो, जो ज्यादातर हम सुनते आए हैं, है ना? बिल्कुल वही। और दूसरी तरफ थे अमीर डैड, उनके दोस्त के पिता। वो शायद 8वीं पास भी नहीं थे, पर थे एक सफल बिजनेसमैन। अपना एम्पायर खड़ा किया था उन्होंने, और उनकी सलाह एकदम अलग। यहीं से सारा खेल शुरू होता है। हाँ, गरीब डैड कहते थे पैसे का मोह ठीक नहीं, या अक्सर कहते मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा। अमीर डैड मानते थे कि पैसे की कमी ही प्रॉब्लम की जड़ है, और वो कहते थे मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूँ। वाह, मतलब सवाल पूछने का तरीका ही अलग। एक दरवाजा बंद करता है, दूसरा दिमाग को दौड़ाता है। बिल्कुल। तो ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। ये सिर्फ सलाह का फर्क नहीं था, ये जीने के दो अलग रास्ते थे। एक सेफ्टी वाला, पारंपरिक, दूसरा एसेट बनाने वाला, पैसे को समझने वाला। इसमें जो गौर करने वाली बात है ना, वो ये कि बचपन में मिली ये सलाह कैसे आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ की दिशा ही बदल सकती है। गरीब डैड का रास्ता जो आमतौर पर मिडिल क्लास फॉलो करता है, वो स्टेबिलिटी पर फोकस करता है, जोखिम से बचना। इसमें कुछ गलत नहीं है, पर ये अक्सर फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं ले जाता। सही। अमीर डैड का नजरिया अलग था। वो रिस्क को एक मौके की तरह देखते थे और मानते थे कि असली पढ़ाई स्कूल में नहीं, असल दुनिया में होती है, पैसे को मैनेज करके। तो ये दिखाता है कि शायद एकेडमिक पढ़ाई से ज्यादा जरूरी आपकी फाइनेंशियल सोच, आपका फाइनेंशियल आईक्यू है। बिल्कुल। यही सोच का फर्क नतीजों में जमीन आसमान का अंतर ला देता है। हाँ, और इसी सोच के फर्क से आता है कियोसाकी का पहला और शायद सबसे मशहूर सबक, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ये, है ना? आखिर हम सब तो पैसे के लिए ही काम करते हैं, लेकिन कियोसाकी इसे चूहा दौड़ या रैट रेस कहते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, स्कूल गए, नौकरी मिली, पैसा कमाया, जैसे ही पैसा ज्यादा आया खर्चे बढ़ा लिए, बड़ी कार, बड़ा घर, लोन, फिर और पैसे कमाने का प्रेशर। एग्जैक्टली। और मेहनत करो। ये एक अंतहीन चक्कर है। फंस जाते हैं लोग। अमीर डैड का मंत्र था पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करवाओ। ये हुई ना बात। उनका कहना था गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर वो पैसे से काम करवाते हैं। इसका असली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है एसेट्स बनाना, ऐसी संपत्ति जो आपकी जेब में पैसा डाले लगातार, भले ही आप उस वक्त एक्टिवली काम ना कर रहे हो। अच्छा, जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा हो, या कोई बिजनेस जो ऑटो पायलट पर चल रहा हो, स्टॉक्स या बॉन्ड्स से डिविडेंड, या जैसा सोर्स में एक उदाहरण था किसी का यूट्यूब चैनल। हाँ, जिससे एड रेवेन्यू या स्पॉन्सरशिप आ रही हो। सही। ये सब आपकी मनी मशीन बन सकते हैं। अगर इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम की तरफ शिफ्ट है। हाँ बिल्कुल। एक्टिव इनकम मतलब? एक्टिव इनकम वो है जिसके लिए आपको लगातार टाइम और एनर्जी लगानी पड़ती है, जैसे नौकरी की सैलरी। हाँ। आप काम बंद करेंगे तो इनकम भी बंद। सही। पैसिव इनकम वो है जो आपकी बनाई हुई प्रॉपर्टी आपके एसेट से आती है। हाँ। चाहे आप सो रहे हो या छुट्टी पर हो। कियोसाकी के हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी यही पैसिव इनकम है। हाँ। जब आपकी पैसिव इनकम आपके महीने के खर्चों से ज्यादा हो जाए, तब आप आजाद हैं, रैट रेस से बाहर। बिल्कुल। तब आप काम इसलिए नहीं करते कि बिल भरने हैं, आप काम करते हैं क्योंकि आप करना चाहते हैं। ये बहुत पावरफुल बात है। हाँ। लेकिन ये पैसिव इनकम आएगी कहाँ से?
यहीं पर दूसरा सबक काम आता है। अपने काम से काम रखो, मतलब माइंड योर ओन बिजनेस। अच्छा, अमीर डैड का कहना था कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी किसी और का बिजनेस बनाने में लगा देते हैं। मतलब अपने एम्प्लॉयर का। हाँ, वो अपनी नौकरी को ही अपना सब कुछ समझ लेते हैं। कियोसाकी कहते हैं आपकी नौकरी आपका प्रोफेशन हो सकती है, पर आपका बिजनेस वो आपका एसेट कॉलम है। तो अमीर डैड की सलाह थी कि अपनी दिन की जॉब रखो, कोई बात नहीं, पर शाम को वीकेंड पर अपना खुद का बिजनेस बनाओ, यानी अपने एसेट वाले कॉलम को भरो। ये कुछ भी हो सकता है। हाँ, साइड में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, स्टॉक मार्केट में लगाओ, कोई छोटा ऑनलाइन स्टोर शुरू करो, या कोई ऐसा स्किल सीखो जिससे एक्स्ट्रा इनकम हो। पॉइंट ये है कि सिर्फ सैलरी पर डिपेंड मत रहो, ऐसी चीजें बनाओ जो आपकी अपनी हो और आपके लिए कमाए। इससे एक बड़ा सवाल उठता है, कोई अपना टाइम और एनर्जी कहाँ लगा रहा है? क्या सिर्फ आज की जरूरतों के लिए सैलरी कमाने में, या फ्यूचर के लिए एसेट बनाने में? हाँ, ये जरूरी सवाल है। समझने वाली बात यह है कि सैलरी आपको जॉब देती है, एसेट्स आपको फ्रीडम दे सकते हैं। सही। सैलरी पर निर्भरता मतलब आप अपने एम्प्लॉयर पर निर्भर हैं। आपकी इनकम, आपकी लाइफस्टाइल, सब कंपनी के फैसलों पर। बिल्कुल। दूसरी तरफ जब आप अपने एसेट्स बनाते हैं तो कंट्रोल आपके हाथ में आता है, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये कंट्रोल की, ऑप्शंस की बात है। सोच में भी बड़ा फर्क है। एक में आप सिस्टम का हिस्सा है, दूसरे में आप अपना सिस्टम बना रहे हैं। लेकिन ये एसेट बनाना, अपना बिजनेस खड़ा करना, ये आसान तो नहीं लगता। हाँ, लगता तो नहीं। खासकर जब स्कूलों में ये सब सिखाया नहीं जाता। और यहीं आता है तीसरा सबक, फाइनेंशियल एजुकेशन की ताकत, द पावर ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। ये कियोसाकी का बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ, वो बहुत जोर देते हैं इस पर कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें अच्छा एम्प्लॉय बनना सिखाता है, लेकिन अच्छा इन्वेस्टर या बिजनेसमैन बनना नहीं सिखाता। सही कहा। वो कहते हैं कितना कमाते हो ये जरूरी नहीं, कितना रखते हो वो जरूरी है, और वो पैसा आपके लिए कितनी मेहनत करता है। जोर दिया। पहला, एसेट्स यानी संपत्ति, वो चीजें जो जेब में पैसा डालें, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, डिविडेंड स्टॉक्स। हाँ। दूसरा, लाइबिलिटीज, देनदारियां, जो जेब से पैसा निकालें, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज। बिल्कुल। तीसरा, कैश फ्लो, पैसा आपकी जिंदगी में कैसे बह रहा है, एसेट से अंदर आ रहा है या लाइबिलिटीज से बाहर जा रहा है। ये बहुत जरूरी है समझना। और चौथा, टैक्सेस यानी कर, ये समझना कि टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है और लीगली टैक्स का बोझ कैसे कम किया जा सकता है, खासकर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के जरिए। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। कियोसाकी शायद सबसे बड़ा कटाक्ष इसी पर करते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास अक्सर लाइबिलिटीज खरीदते हैं और उन्हें एसेट समझ बैठते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन गलती है। जैसे महंगा घर ले लिया, सोचते हैं ये हमारा सबसे बड़ा एसेट है, जबकि होम लोन और मेंटेनेंस का खर्चा लगातार जेब से पैसा निकाल रहा होता है। अमीर लोग क्या करते हैं, वो पहले इनकम जनरेट करने वाले एसेट्स खरीदते हैं, फिर उन एसेट से जो इनकम होती है उससे अपनी पसंद की चीजें खरीदते हैं जो शायद लाइबिलिटीज हों। ये फर्क बहुत बड़ा है, और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी बेसिक चीज है, पर इसे कितना इग्नोर किया जाता है। हाँ, सही बात है। एसेट और लाइबिलिटी का फर्क समझना शायद कियोसाकी का सबसे जरूरी सबक है। कहने में आसान लगता है, पर करने में मुश्किल, खासकर जब समाज हमें लगातार लाइबिलिटीज खरीदने को उकसाता है। हाँ, जैसे बड़ा घर, नई कार, लेटेस्ट गैजेट्स, ये सब सक्सेस सिंबल माने जाते हैं। बिल्कुल। कियोसाकी की असली इंसाइट ये है कि हमें इस सोशल कंडीशनिंग पर सवाल उठाना होगा और फाइनेंशियल फ्रीडम की अपनी परिभाषा खुद बनानी होगी। ये सिर्फ मैथ्स नहीं, ये साइकोलॉजी भी है। कैश फ्लो समझना आपको दिखाता है कि पैसा जा कहाँ रहा है असल में, और टैक्स रूल्स की समझ, जैसे कि बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स को मिलने वाले फायदे, आपको गेम के रूल्स अपने फेवर में यूज करने की ताकत देती है, बजाय इसके कि आप सिर्फ शिकार बने। हाँ, ये ज्ञान सच में आपके फैसले बदल सकता है। बिल्कुल। और अगर ये फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है तो लोग आसानी से चौथे सबक के जाल में फंस जाते हैं, यानी चूहा दौड़ का जाल, द ट्रैप ऑफ द रैट रेस। हमने पहले भी बात की थी इसकी। हाँ, पर इसे फिर से समझना जरूरी है। कमाओ, खर्च करो, थोड़ा और कमाओ, थोड़ा और खर्च करो, शायद थोड़ा उधार भी ले लो। हाँ, और फिर और ज्यादा कमाने के लिए और मेहनत करो। ये साइकिल चलती रहती है। भागते रहो पर पहुंचो कहीं नहीं।
जैसे पिंजरे में चूहा। इस जाल का सबसे बड़ा खतरा क्या है? शायद एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना। नौकरी। बिल्कुल, अगर नौकरी चली गई या कंपनी को कुछ हो गया या इकोनॉमी खराब हो गई तो सब गड़बड़। हाँ, पूरी फाइनेंशियल दुनिया हिल जाती है। तो अमीर डैड का सल्यूशन क्या था इस रैट रेस से निकलने का? इनकम के कई सोर्स बनाना। सही। उन्होंने सिर्फ एक बिजनेस पर डिपेंड नहीं किया, इन्वेस्ट किया, रियल एस्टेट खरीदा, रॉयल्टी कमाई। कियोसाकी भी इसी डाइवर्सिफिकेशन पर जोर देते हैं। आपकी इनकम सिर्फ एक जगह से नहीं आनी चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट से हो सकती है, आपके बनाए कंटेंट से, डिजिटल एसेट्स से, या किसी भी ऐसे काम से जो आपके एक्टिव टाइम के बिना भी इनकम दे सके। कियोसाकी फ्रीडम को बहुत साफ डिफाइन करते हैं। आप तब फ्री हैं जब आपके एसेट से आने वाली पैसिव इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो जाती है। उस पॉइंट पर पैसा आपका मालिक नहीं रहता, आप उसके मालिक बन जाते हैं। आपको काम करने की जरूरत नहीं रहती। अगर इसे बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी वर्सेस फाइनेंशियल फ्रीडम की डिबेट है। नौकरी शायद आपको एक तरह की सिक्योरिटी का फील दे, पर वो अक्सर एक भ्रम होता है क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। सही। असली फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब आपकी इनकम का सोर्स आप पर या आपके टाइम पर उतना डिपेंडेंट ना हो। इनकम का डाइवर्सिफिकेशन अपने आप में एक बेहतरीन रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है। जैसे इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते हैं, वैसे ही इनकम सोर्स डाइवर्सिफाई करना समझदारी है। हाँ बिल्कुल। अगर एक सोर्स कमजोर पड़े तो दूसरे संभाल लेते हैं, और जब पैसिव इनकम आपके खर्चों का पार कर जाती है, तब आप सच में टाइम और पैसे के मामले में आजाद हैं। आप चुन सकते हैं कि अपना टाइम कैसे बिताना है, किसके साथ काम करना है, या काम करना है भी या नहीं। वाह, ये सिर्फ अमीर होने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ये फ्रीडम की परिभाषा वाकई सोचने लायक है। लेकिन इन एसेट्स को बनाने के लिए, इनकम के नए सोर्स बनाने के लिए स्किल तो सीखने पड़ेंगे ना? हाँ बिल्कुल, स्किल तो चाहिए ही। और यहीं आता है पांचवा सबक, सीखने के लिए काम करें, कमाने के लिए नहीं। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। ये भी एक बड़ा फर्क था दोनों डैड्स में। हाँ, गरीब डैड हमेशा जॉब सिक्योरिटी, सैलरी हाइक, बेनिफिट्स पर फोकस करते थे। उनका गोल था ज्यादा कमाना। अमीर डैड की सलाह अलग थी। उन्होंने रॉबर्ट को ऐसी जॉब्स करने को कहा जहां वो सीख सकें, भले ही सैलरी कम हो। अच्छा, जैसे? कियोसाकी खुद बताते हैं उन्होंने ज़ेरॉक्स में सेल्स का काम किया। क्यों? ताकि बेचने का डर खत्म हो। ओके। शिपिंग कंपनी में काम किया ताकि इंटरनेशनल ट्रेड समझें। इन्वेस्टमेंट फर्म में काम किया ताकि इन्वेस्टमेंट की दुनिया जाने। उनका गोल पैसा कमाना नहीं था, बल्कि वो स्किल्स हासिल करना था जो फ्यूचर में पैसा बनाने में मदद करें। ये इंटरेस्टिंग अप्रोच है। कियोसाकी का तर्क है कि हर नया सीखा हुआ स्किल, खासकर सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, अकाउंटिंग जैसे एरिया में आपकी कमाई की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। और आज के डिजिटल युग में तो ये और भी सच है। हाँ, सोचिए, वीडियो एडिटिंग, स्टोरी टेलिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये स्किल्स आपको दुनिया भर में पहुंचा सकते हैं और इनकम के बड़े सोर्स खोल सकते हैं। इसलिए करियर के शुरू में सिर्फ ऊंची सैलरी के पीछे भागने से बेहतर शायद वो रोल चुनना है जहाँ सीखने को ज्यादा मिले। यहाँ मेन पॉइंट ये है कि स्किल्स खुद एक बहुत कीमती एसेट बन जाते हैं। सैलरी आपको आज का बिल भरने में मदद करती है, स्किल्स आपको फ्यूचर में लगातार इनकम बनाने की कैपेसिटी देते हैं। तो शॉर्ट टर्म सैलरी गेन की जगह लॉन्ग टर्म स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना, ये ज्यादा स्ट्रेटेजिक सोच है। सही। जब आप सीखते हैं तो आप सिर्फ अपनी कैपेबिलिटी नहीं बढ़ाते, आप नए मौके भी खोलते हैं। हो सकता है कोई नया सीखा हुआ स्किल आपको अपना बिजनेस शुरू करने का कॉन्फिडेंस दे, या आपको एक बेटर इन्वेस्टर बनाए। ये सीखना एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, खुद में इन्वेस्टमेंट, जिसका रिटर्न अक्सर किसी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा हो सकता है। सैलरी तो स्थिर हो सकती है, हाँ। या महंगाई से कम हो सकती है, हाँ। पर आपके स्किल्स और नॉलेज हमेशा आपके साथ हैं और टाइम के साथ बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन नए स्किल सीखने, नया बिजनेस शुरू करने या इन्वेस्ट करने में एक चीज हमेशा रोकती है, डर। हाँ, डर तो लगता है। असफल होने का डर, पैसा खोने का डर, और यहीं पर कियोसाकी का छठा और आखिरी सबक आता है, रिस्क लेने और असफलता से सीखने का महत्व। ये बहुत जरूरी है। गरीब डैड के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी सबसे ऊपर थी। वो गलतियां करने और पैसा खोने से बहुत डरते थे। सेफ खेलो वाला फंडा। हाँ, अमीर डैड का नजरिया एकदम उल्टा था। वो फेलियर को सीखने की प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा मानते थे। उनका मानना था कि सफल लोग इसलिए सफल नहीं कि वो कभी फेल नहीं हुए, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने फेलियर से सीखा और आगे बढ़ते रहे। सही बात है। कियोसाकी कहते हैं,
असफलता सफलता का हिस्सा है। जो लोग असफलता से बचते हैं वो सफलता से भी बचते हैं। वो ये भी कहते हैं कि अमीर लोग गलतियों से बचकर अमीर नहीं बनते, बल्कि वो दूसरों से ज्यादा तेजी से सीखते हैं। हर गलती एक सबक है, महंगा हो सकता है पर सबक है। हाँ, और वो सबक आपको कीमती बना सकता है। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब ये कि असली रिस्क शायद पैसा खोना नहीं है। तो फिर क्या है? कियोसाकी के हिसाब से असली रिस्क है कि आप कोशिश करने से डर कर, फेल होने के डर से पूरी जिंदगी सेफ खेलने में बिता दें और वो मौके गवा दें जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकते थे। सिर्फ डर की वजह से कदम ना उठाना, यही सबसे बड़ा नुकसान है। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि रिस्क की असली परिभाषा क्या है। हाँ, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में रिस्क तो होता ही है, लेकिन कियोसाकी जिस रिस्क की बात करते हैं वो अंधा जुआ नहीं है। वो कैलकुलेटेड रिस्क लेने की बात करते हैं, सोच समझकर, जानकारी लेकर, छोटे कदमों से शुरू करके। और अमीर डैड के अनुसार सबसे बड़ा रिस्क तो कुछ ना करना है, निष्क्रियता। हाँ, डर के कारण मौके गंवाना, ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये आपको वहीं रखता है जहां आप हैं। मतलब रैट रेस में फेलियर दुख दे सकता है, पर वो टेम्पररी होता है, उससे मिला सबक परमानेंट हो सकता है। सही। तो सवाल यह है कि असली रिस्क किसमें है? कोशिश करने और शायद फेल होने में, या डर के मारे कभी कोशिश ही ना करने में? कियोसाकी का जवाब तो साफ है। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा। तो इन 6 सबकों और पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? क्या निचोड़ है? मेरे हिसाब से जो मेन मैसेज है वो सिर्फ पैसे या टेक्निक के बारे में नहीं है, उससे ज्यादा गहरा है। हाँ, ये माइंडसेट में एक फंडामेंटल शिफ्ट के बारे में है। सिर्फ सैलरी के लिए जीने की सोच से हटकर एसेट बनाने की सोच, कैश फ्लो बनाने की सोच, फाइनेंशियली लिटरेट बनने की सोच। मतलब पैसे को समझना। हाँ, और उसे अपना मालिक बनाने की बजाय अपना नौकर बनाना। ये पावरफुल आइडिया है। संक्षेप में कहें तो एसेट बनाना सीखें, पैसे का सिस्टम समझें, फाइनेंशियल लिटरेसी, और उसे कंट्रोल करें, बजाय इसके कि वो आपको कंट्रोल करे। और इन सब बातों को समेटते हुए एक आखिरी विचार जो मन में आता है, शायद इन सबकों से प्रेरित होकर सबसे कीमती एसेट जो कोई बना सकता है वो सिर्फ बैंक बैलेंस या प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि खुद वो माइंडसेट है। अच्छा, कैसा माइंडसेट? अवसरों को पहचानने की क्षमता, लगातार सीखने की इच्छा, फेलियर से न डरने का साहस, और पैसे को सिर्फ एक टूल की तरह देखने का नजरिया। क्या यही असली दौलत है? भले ही किसी के पास शुरू करने के लिए बहुत कम पैसा हो, अगर ये माइंडसेट है तो शायद रास्ता बन ही जाता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। अगर आपको ये सोच पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और बताओ, आप रिच डैड बनना चाहते हो या पोर डैड की तरह जीना चाहते हो? ऐसी और किताबें जो आपकी सोच बदल दें, उनके सार सुनने के लिए बुक बेंटर को सब्सक्राइब करना मत भूलना।